शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की हम एडिटोरियल वाले हिस्से के साथ में। आज दो महत्वपूर्ण एडिटोरियल के बारे में चर्चा होने वाली है। पहला एडिटोरियल गवर्नर्स की पावर से रिलेटेड है। गवर्नर किस प्रकार से अपने पद का मिसयूज़ आज के टाइम में कर रहे हैं। पार्टिकुलरली ऐसे राज्य की हम बात कर रहे हैं जहां पर बीजेपी की गवर्नमेंट नहीं है। केंद्र में बीजेपी है और राज्य में अन्य किसी पार्टी की सरकार है, तो वहाँ पर हम देखते हैं राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चलते रहता है। राज्यपाल ऐसा क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए करते हैं ताकि जब वो राज्यपाल के पद से विमुक्त हैं, फ्री हो जाएं, रिटायर हो जाएं, इसके बाद कोई और राजनीतिक पद उनको मिल सके। एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, पहले पश्चिम बंगाल में जगदीप धनखड़ हुआ करते थे, वहाँ के राज्यपाल। अब उनको प्रमोशन में कौन सा पोस्ट मिल गया? उनको पोस्ट आप देखेंगे संसद में मिल गई है। ठीक है, उनको उपसभापति या फिर सभापति बनाया गया है। इस प्रकार से सरकार क्या है, इन लोगों को थोड़ा प्रमोट कर देती है क्योंकि ये सरकार के लिए काम कर रहे हैं। सरकार के लिए कैसे काम कर रहे हैं? हो सकता है कि वो किसी महत्वपूर्ण बिल को अपने पास में रोक के रखें। पता चला कि मुख्यमंत्री के 5 साल का कार्यकाल निकल चुका है लेकिन वो बिल अभी तक अपनी जेब में ही रखे हैं, उसको पास ही नहीं होने दे रहे हैं। कभी कभी ऐसे एग्जाम्पल हम देखे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर महाराष्ट्र की यदि हम बात कर लें, महाराष्ट्र में आप बीजेपी वाले मेंबर को ज़्यादा टाइम दे रहे हैं अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करने के लिए, वहीं जो अदर पार्टी वाले मेंबर हैं उनको आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं। इस प्रकार के भेदभाव भी राज्यपाल के द्वारा किए जाते हैं। एडिटोरियल की तरफ हम बढ़ते हैं और देखते हैं कि देखिए, राज्यपाल के पद के लिए हमें कुछ रेडिकल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। तो आज ये समय आ गया है कि हम गवर्नर्स का जो बिहेवियर है अपोजिशन रूल्ड स्टेट में, उसको जांचें, परखें, उसको सोचने समझने की कोशिश करें, एंड टू अंडरस्टैंड द लीगल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ सच एबिरेशन। और इस प्रकार से यदि विपथन हो रहा है, रास्ते से राज्यपाल भटक जा रहे हैं, तो इसका क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है, क्या बुरा असर पड़ सकता है, क्या इसका रिजल्ट रह सकता है, इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करी जाती है। अभी हाल फिलहाल में देखा जाए, केरला की जो सरकार है वो न्यूज़ में रही है, केरल न्यूज़ में रहा है। उसका एक रीज़न है, केरल में क्या हुआ, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ होते हैं वहाँ की जो मेन पोस्ट रहती है, ठीक है, कुलपति जिसको बोलते हैं, पहले राज्यपाल हुआ करता था। अब वहाँ की सरकार ने एक कानून बना दी है कि अब राज्यपाल वहाँ का चांसलर नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें होने के बावजूद भी राज्यपाल यूनिवर्सिटी विज़िट करते हैं। ठीक है, इसके बाद वहाँ के जो बच्चे लोग हैं ना, उनका विरोध करना चालू कर देते हैं, उनके विरोध में नारे लगाना चालू कर देते हैं। ये सारी चीज़ों को देख करके उनको ऐसा लगा ये जो बच्चे हैं ना, ये बच्चे नहीं हैं, ये क्रिमिनल हैं। मतलब आज के समय में ऐसा हो गया है कि यदि आप किसी चीज़ का विरोध कर रहे हैं तो आप क्रिमिनल्स की कैटेगरी में आ गए हैं। उनकी जो रिसेंट विजिट रही थी कालीकट यूनिवर्सिटी कैंपस की, ही इंस्ट्रक्टेड द पुलिस टू रिमूव पोस्टर्स पुट अप अगेंस्ट हिम। उन्होंने पुलिस को बोला कि ये जितने भी पोस्टर मेरे खिलाफ में लगे हैं, मेरे विरोध में लगे हैं, इनको हटा दो आप। उन्होंने इस प्रकार की जो एक्टिविटी थी स्टूडेंट के फेडरेशन ऑफ इंडिया की, उनको क्रिमिनल्स की कैटेगरी में डाल दिया था एंड आरोप लगाया था चीफ मिनिस्टर को कि ये सारे जो काम है चीफ मिनिस्टर के द्वारा स्पॉन्सर किए जा रहे हैं। सेकेंड नंबर पे ये कोझिकोड जाते हैं। ठीक है, उन्होंने फिर से प्रोटोकॉल को ब्रीच करते हुए उन्होंने कोझिकोड का टूर किया और इसके लिए किसी भी प्रकार का प्रीवियस अनाउंसमेंट नहीं दिया था। इस प्रकार के जो एपिसोड हैं, इस तरह की जो घटनाएं हैं, वो आज के समय में कॉमन हो गई हैं। इसलिए आज के समय में हमें गवर्नर्स के बिहेवियर को समझने की कोशिश करना है, पार्टिकुलरली अपोजिशन
रूल्ड वाले स्टेट में कि यदि राज्यपाल का क्या काम है? राज्यपाल का काम है मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह मशवरे से कोई भी काम करना। जैसे कि केंद्र सरकार में आप देखते हैं राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में कभी कोई कॉन्फ्लिक्ट हमको देखने को नहीं मिलता है। केंद्र सरकार को पता है कि हमें कैसा आदमी वहाँ पर बैठालना है, तो ठीक जैसा काम वहाँ पर राष्ट्रपति कर रहा है, ठीक उसी प्रकार का काम राज्यपाल को भी राज्य में करना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं होता है क्योंकि राज्य में किसी और की सरकार है और राज्यपाल के दिमाग में ये रहता है कि कैसे भी करके इसको गिराओ और अपने बीजेपी की सरकार लेकर के आओ। संविधान की यदि हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशंस कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड टू डील विद द इंडिविजुअल बिहेवियर ऑफ पब्लिक फंक्शनरीज। अब आप कॉन्स्टिट्यूशंस से ये नहीं सोच सकते हैं, ये आप एक्सपेक्टेशन नहीं लगा सकते हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन हमें बोलेगा कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, इंडिविजुअल आपका बिहेवियर कैसा हो। इट ओनली टॉक ऑफ फंक्शन, पावर, ड्यूटी ऑफ गवर्नर। इसमें क्या क्या चीज़ लिखी गई है? संविधान ने कहता है कि इसके क्या क्या फंक्शन रहेंगे, गवर्नर की क्या क्या पावर हो सकती है, गवर्नर की क्या क्या ड्यूटी हैं, ये सारी चीज़ें इस संविधान में लिखी हैं। लेकिन वो ये नहीं बताता है कि उसका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। आगे मोरल वैल्यूज़ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में बताया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशंस की भी कुछ मोरल वैल्यूज़ होते हैं, उसके बारे में चर्चा होती है। फिर भी देखा जाए जो कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी होती है, ठीक है, उनको अपने पब्लिक कंडक्ट में ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2018 का ये केस था। कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने जोर दिया था नीड टू आइडेंटिफाई द मोरल वैल्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशंस की कुछ वैल्यूज़ हैं, कुछ कायदे कानून हैं, ठीक है, जिनको आपके बिहेवियर में लाना ज़रूरी है। ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशनल कल्चर के रूप में शामिल की जाना चाहिए। साथ ही साथ इसमें बोला गया था कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी प्लेसेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी का मतलब है आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी कुछ ड्यूटी है। जो कोई भी इन कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन में बैठे हैं, ऑफिस में बैठे हुए हैं, उनका कुछ कहना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है और ड्यूटी भी है। यहाँ तक कि देखिए, इवन वाइल एक्टिंग एज चांसलर मिस्टर खान कंटिन्यू टू बी गवर्नर। यहाँ तक कि ये बोला जा रहा है कि आप काम कर रहे हैं चांसलर के तौर पर, मिस्टर खान गवर्नर भी बने हुए हैं। आगे आर्टिकल 361 का यहाँ पर वर्णन किया जाता है कि आर्टिकल 361 में लिमिटेड एंड कंडीशनल इम्यूनिटी रखी गई हैं गवर्नर्स के लिए। इम्यूनिटी मतलब होता है कुछ कुछ चीज़ें, कुछ कुछ काम आपके निर्धारित करे गए हैं। इसमें यह बोला गया है कि गवर्नर shall not be answerable to any court for the exercise and performance of the power and duty of their office। पावर को लेकर के, ड्यूटी को लेकर के, उसके परफॉर्मेंस उसने जो किया है, एक्सरसाइज जो किया है, उसको लेकर के कोर्ट उससे क्वेश्चन नहीं पूछ सकता है। और परपोर्टेड टू बी डन बाय देम इन देयर ऑफिशियल कैपेसिटी। यहाँ पर उसको थोड़ी सी छूट दे दी गई है। ऐसा छूट इसलिए है कि भाई वो हमेशा किसी न किसी की सलाह मशवरे पर काम कर रहा है, वो अपने मन से तो कभी काम कर नहीं रहा है, इसलिए आप उसको जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। रामेश्वर प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2006 में एक सुनवाई आई थी। यहाँ पर बोला जा रहा है कि गवर्नर एब्यूज़ करते हैं पावर को इन रिकमेंडिंग प्रेसिडेंशियल रूल इन बिहार। बिहार में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए? राज्यपाल इसमें गड़बड़ी कर देते हैं। उनको लगता है कि राज्य में अलग सरकार है, उसको लग रहा है कि यहाँ पर बीजेपी की सरकार लाना चाहिए, तो कैसे ही ना कैसे किसी न किसी बहाने से वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता और फिर सीधे सीधे केंद्र के अधीन में
चला जाता है वहाँ का राज्य। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का कहना है that the motivated and whimsical conduct of governor is amenable to judicial review। गवर्नर ऐसे उल्टे सीधे काम करेगा तो उसकी सुनवाई कोर्ट में ज़रूर होगी। ऐसा नहीं है कि हमने आपको छूट दे दिए हैं तो आपकी कोर्ट कोई कार्यवाही करने वाला नहीं है। इसके बाद एक डिसीजन आया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है 2023 का, कौशल किशोर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? न्यायालय का कहना है कि जो सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं, एग्जाम्पल के तौर पर कोई सांसद है, विधायक है, राज्यपाल है, राष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, मुख्यमंत्री है, इनकी बोलने की जो आज़ादी है, संविधान का आर्टिकल 19(2) में इसका उल्लेख किया गया है कि इसमें भी आप उचित प्रतिबंध के माध्यम से आप पाबंदी लगा सकते हैं। मंत्रियों के संदर्भ में न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने कहा है, यदि सार्वजनिक पदाधिकारी का बयान सरकार के विचारों के हिसाब से नहीं है, मतलब आप बीजेपी में हैं और आप बीजेपी के खिलाफ में बोलने लग जा रहे हैं, तो ये व्यक्तिगत रूप से मंत्री के लिए जिम्मेदार है और उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इसलिए आप कभी भी देखना, कोई भी मंत्री अपनी पार्टी के खिलाफ में बोलता नहीं है। यदि ऐसा करता है तो फिर समझ लीजिए उसको रिटायर कर दिया जाएगा। इसके बाद अलग अलग आयोग बनाए गए हैं, उन्होंने भी कुछ सजेशन दिए हैं कि राज्यपाल को कभी भी क्या है, अपने पद को देखते हुए काम नहीं करना है, एकदम निष्पक्ष होकर ट्रांसपेरेंट मैनर में काम करना चाहिए। अब राज्यपाल को यदि हम किसी यूनिवर्सिटी का चांसलर बना देते हैं, चांसलर बनाने से एक तो उनकी जिम्मेदारी बढ़ जाएगी, दूसरा स्टेट के साथ में उनका जो कॉन्फ्लिक्ट है ना और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। ऐसा कहना था एम पुंछी कमीशन की रिपोर्ट का, सन 2010 में ये रिपोर्ट सामने आई थी। केरला की बात करें, स्टेट असेंबली ने पास किया था एक बिल को जिसके माध्यम से एबॉलिश कर दिया जाएगा गवर्नर के चांसलरशिप को। किसी भी यूनिवर्सिटी का चांसलर अब गवर्नर नहीं रह जाएगा। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है, गवर्नर ने इस बिल को अपनी सहमति नहीं दी थी, अपनी जेब में लेकर के बैठे रहे। इसके बाद आप क्या काम कर रहे हैं, काफ़ी टाइम बीत जाने के बाद इस बिल को आप प्रेसिडेंट के पास में रेफ़र कर रहे हैं। दिस हैपेंड आफ्टर ही सेट ऑन द बिल फॉर ए लॉन्ग टाइम एंड आफ्टर द गवर्नमेंट मूव सुप्रीम कोर्ट प्रेइंग फॉर गुबरनेशनल एसेंट। ये मुद्दा कब उठा? गवर्नर ने हलचल कब करी? जब मामला सुप्रीम कोर्ट चला गया, सुप्रीम कोर्ट ने दिशा निर्देश जारी किए, तब जाकर के पूरा मामला यहाँ पर खुला था। और देखिए, सरकार यहाँ पर बिल पास कर चुकी है कि चांसलर अब राज्यपाल नहीं रहेगा। इसके बावजूद भी राज्यपाल क्या काम करते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं, विजिट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ की और विरोध का सामना करते हैं। अब चीफ मिनिस्टर के साथ में कंसल्टेशन होना चाहिए। फ्यूचर रिजीम्स 8 सेंटर विल हैव टू कंसिडर अमेंडिंग आर्टिकल 155 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आने वाली जो फ्यूचर रिजीम्स है सेंटर लेवल पर, वो आर्टिकल 155 में कुछ कुछ अमेंडमेंट कर सकती है। ये चीज़ रिलेट है अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर बाय इंश्योरिंग कंसल्टेशन विद चीफ मिनिस्टर एज सजेस्टेड बाय द सरकारिया रिपोर्ट। सरकारिया रिपोर्ट में ये बोला गया है कि केंद्र सरकार यदि राज्यपाल की नियुक्ति कर रही है तो पहले वो मुख्यमंत्री से थोड़ा सलाह मशविरा ले ले, लेकिन ये सारी जो चीज़ें हैं ना, वो मात्र कागज़ में ही हमको दिखाई देती है। आगे बताया जा रहा है कि राज्यपाल की नियुक्ति कैसी होना चाहिए। एक इंडिपेंडेंट बॉडी हमें सबसे पहले बनाना है जो कि सिलेक्ट करेगी गवर्नर को विथ ए रीजनेबली significant role for Chief Justice of India also might improve the quality of the selection process।
इसमें महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की, ताकि थोड़ा सा काम में और भी क्वालिटी आ सके। इसके बाद वाला जो एडिटोरियल यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं, ये पार्टिकुलरली हमारे दुनिया भर में कंट्रीज़ के द्वारा जो परमाणु हथियार बनाए जा रहे हैं उनके प्रचार प्रसार को रोकने को लेकर के हैं। कोल्ड वार के टाइम पीरियड में जो माहौल बना था कि ज़्यादा से ज़्यादा जो कंट्री है परमाणु हथियार बनाने और उसको हथियाने में लगे हुए थे, उस समय यह चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही थी। लेकिन बाद में धीरे 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 बहुत सारी बैठकें होती इंटरनेशनल लेवल पर, ठीक है, बहुत सारे समुदाय के द्वारा ये डिमांड करी जाती है कि ये जो परमाणु हथियार है बहुत ज़्यादा खतरनाक है इंसानों के लिए, ठीक है, पूरी मानव समुदाय के लिए, मानव जाति के लिए, इसलिए इनका प्रयोग कम से कम होना चाहिए। इसलिए आप देखेंगे इतने प्रयास हुए हैं और वाकई में परमाणु हथियारों का यूज़ बहुत कम ही हो रहा है। रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हुआ था तो वहाँ हम देखते हैं किसी प्रकार के परमाणु हथियारों का यूज़ नहीं हुआ। अभी हाल फिलहाल में जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इजराइल और गाजा पट्टी में, दोनों के बीच, इजराइल और पैलेस्टाइन के बीच में, हम परमाणु हथियार का यूज़ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि पता है ना कि इससे कितना ज़्यादा नुकसान हो सकता है। जो निर्दोष व्यक्ति हैं वो भी नहीं बचते हैं, तो इसका यूज़ करने से कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पर जियोपॉलिटिक्स वर्ड का यूज़ किया जा रहा है, तो सबसे पहले हमें जियोपॉलिटिक्स के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी देखना है। जियोपॉलिटिक्स एक प्रकार से अध्ययन है। इसमें हम अध्ययन करते हैं कि कैसे करके कंट्री की जियोग्राफी अफेक्ट करती है इसके फॉरेन, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पॉलिसी एंड स्ट्रेटजी को। मतलब कंट्री की जो जियोग्राफी है, हमारे देश की जो भौगोलिक स्थिति है, वो कैसे करके हमारी सिक्योरिटी के डिसीजन को चेंज कर रही है, मिलिट्री के डिसीजन को चेंज कर रही है, फॉरेन एंड इकोनॉमिक पॉलिसी हमारी चेंज हो रही है। इसको हम ऐसे करके बोल सकते हैं कि जियोपॉलिटिक्स के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं कि कैसे करके किसी देश की जो ज़मीन है, क्लाइमेट है, नेचुरल रिसोर्सेस है, अफेक्ट करते हैं इसके गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी को। इस चीज़ का अध्ययन करना जियोपॉलिटिक्स कहलाता है। ये जो वर्ड है जियोपॉलिटिक्स, ये एंशियंट ग्रीक वर्ड है। जी जी का मतलब होता है अर्थ या फिर लैंड, पॉलिटिके मतलब पॉलिटिक्स। यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चर्चा होने वाली है वो जीएनओ को लेकर के है। जीएनओ का मतलब क्या है? ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर। जीएनओ की यहाँ पर आप हिस्ट्री जानेंगे। तो जीएनओ को क्रिएट किया गया था कोल्ड वार के हिसाब से, विथ द यूएस एंड यूएसएसआर लीडिंग द वेस्टर्न एंड द सोशलिस्ट ब्लॉक्स रिस्पेक्टिवली। और इसको लीड कर रहे थे उस समय में अमेरिका और रसिया। अब 1962 का हम क्यूबन मिसाइल क्राइसिस की यहाँ पर चर्चा करेंगे। दो कंट्रीज़ आपस में आई हैं, साथ में आई हैं, कॉन्फ्लिक्ट हुआ है और वो लॉन्च करने जा रहे हैं न्यूक्लियर वार। तब यूएस प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी एंड जनरल सेक्रेटरी निकिता क्रुश्चेव ने दो पॉलिटिकल रियलिटीज़ को यहाँ पर समझा था। पहले नंबर वाली बात यह है कि दो जो न्यूक्लियर सुपर पावर हैं, यहाँ पर ज़रूरत है कि वो बायलैटरल मैकेनिज़्म लेकर के आएँ, ताकि दोनों देशों के बीच में जो टेंशन बढ़ते जा रही है, ठीक है, न्यूक्लियर लेवल पर उसको कम किया जा सके। सेकंड नंबर की बात का निष्कर्ष उन्होंने ये निकाला था कि जो न्यूक्लियर वीपन्स होते हैं वो काफ़ी डेंजरस हैं एंड देयरफॉर देयर स्पीड शुड बी कर्व। दिस कन्वर्जेंस क्रिएटेड द जीएनओ। और उसी समय में उनके दिमाग में ये आ गया कि ये इतने ज़्यादा खतरनाक हथियार हैं, इसलिए इनका यूज़ कम से कम होना चाहिए।
यही जो कॉन्सेप्ट आया था, यहीं से ही जीएनओ को जन्म होता है। क्यूबन क्राइसिस के दौरान में एक ठो सीक्रेट बैक चैनल की बातचीत होती है प्रेसिडेंट कैनेडी के भाई रॉबर्ट कैनेडी एंड सोवियत एम्बेसडर एंटोली डोब्रिन के बीच में, ताकि ये दोनों जो परमाणु हथियार का यूज़ करने वाले थे एक दूसरे के ऊपर, क्यूबन क्राइसिस जिसको बोला जा रहा है, उसको रोका जा सके। ये एक प्रकार से पहला बायलैटरल उपाय था जिसको कंडक्ट कराया गया। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1963 में, जिसके माध्यम से दोनों जो पार्टी हैं उनकी बातचीत कराई गई थी डायरेक्टली। ये जो हॉटलाइन की हम बात कर रहे हैं, बाद में इसको अपग्रेड कर दिया गया था न्यूक्लियर रिस्क रिडक्शन सेंटर के तौर पर। यहाँ पर आपको आर्म कंट्रोल नेगोशिएशंस देखने को मिलेंगे कि भाई आप जो आर्म्स का यूज़ कर रहे हैं, हथियारों का यूज़ कर रहे हैं, थोड़े बहुत नेगोशिएशंस इनमें होना चाहिए। इसमें ये बातचीत भी हुई थी कि ये जो दोनों सुपर पावर है, न्यूक्लियर पावर इनके पास में है, ये मैनेज करेंगे उनके न्यूक्लियर आर्म रेस को एंड मेंटेन करेंगे स्ट्रेटजिक स्टेबिलिटी को। फिर आगे हम देखते हैं कि मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस का आयोजन हुआ था जिनेवा में। प्रोफिलिरेशन को कंट्रोल करने के लिए, परमाणु हथियारों का जो प्रचार प्रसार है उसको कम करने के लिए अमेरिका और रसिया ने इनिशिएट किया था मल्टीलैटरल नेगोशिएशंस जिनेवा में 1965 में, एक ट्रीटी के माध्यम से, ताकि न्यूक्लियर वीपन्स के स्प्रीड को हम रोक सकें। न्यूक्लियर नॉन प्रोलाइफरेशन ट्रीटी, एनपीटी जिसको शॉर्टकट में बोला जाता है, 3 साल के बाद में ये ट्रीटी साइन करी गई थी। ठीक है कि भाई आप इसमें सिग्नेचर करिए। इट began modestly with less than 60 parties, but today it is widely described as cornerstone of the global nuclear order with 191 adherent। शुरू में तो मात्र 61 पार्टी ही इसमें पार्टिसिपेट कर पाए थे, लेकिन धीरे धीरे बढ़कर के इनकी जो संख्या है आज के समय में लगभग 191 हो गई है। आगे तीसरे नंबर का जो एलिमेंट रहा था ग्लोबल न्यूक्लियर ऑर्डर का, वो हमको देखने को मिला था 1975 में। इंडिया ने चूज़ किया था कि हम जो है एनपीटी में साइन करने वाले नहीं हैं, एंड 1974 में दुनिया को आपने क्या काम कर दिया, अचंभे में डाल दिया। आपने अंडरग्राउंड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोसिव या फिर पीएनई किया था। उस समय में हमने न्यूक्लियर टेस्टिंग करे। आगे जो 7 कंट्रीज़ हैं, यूएस, रसिया, यूके, कनाडा, फ्रांस, जापान, वेस्ट जर्मनी, इन्होंने एक के बाद एक मीटिंग रखी थी लंदन में, एंड ये कंक्लूड निकाला था कि जो एडहॉक एक्सपोर्ट कंट्रोल्स है, अर्जेंटली इसकी ज़रूरत है, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ट्रांसफर्ड फॉर पीसफुल पर्पस, नॉट टू बी यूज्ड फॉर पीएनई। उनका कहना है कि आज के समय में जो उपकरण बन रहे हैं, जो हम चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं न्यूक्लियर से रिलेटेड, इनका इस्तेमाल सही जगह पर होना चाहिए। इस प्रकार की किसी टेस्टिंग में हमें अपना माल नहीं बेचना है। आगे न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप की भी चर्चा होती है। लंदन क्लब की बात करें, sounded inappropriate and later transformed into nuclear supplier group consisting of 48 countries today। लंदन क्लब की बात करें, बाद में ये चेंज हो गया था न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप में। इसमें उस समय में 48 कंट्रीज़ आज की डेट में हो गई हैं, जो कि ऑब्जर्व करने का काम करता है कॉमन गाइडलाइन, ताकि पता चल सके कि एक्सपोर्ट कैसे करना है न्यूक्लियर एंड उससे रिलेटेड डुअल यूज़ मटेरियल्स का, इक्विपमेंट का, टेक्नोलॉजी का। चूँकि जो सोवियत यूनियन है एंड इंडिया है, दोनों के जो रिलेशनशिप है क्लोज रहे हैं, इन्होंने साइन किया था इंडो सोवियत फ्रेंडशिप ट्रीटी 1971 में। यूएसएसआर वाज कमिटेड टू अपहोल्डिंग द जीएनओ एंड ए फाउंडिंग मेंबर ऑफ लंदन क्लब। वहीं रसिया जो है क्या काम किया था, उसने कमिटमेंट किया था कि हम जो है अपहोल्ड करेंगे, बनाए रखेंगे जीएनओ को, एंड फाउंडिंग मेंबर भी माना जाता है लंदन क्लब का। जीएनओ के बारे में यदि हम चर्चा करें
तो रीजनिंग तौर पर देखा जाए तो ठीक ठाक है, 2 फ्रंट में ये काम कर सकता है। पहले नंबर की बात ये है, न्यूक्लियर वीपन्स हैज़ हेल्ड सिंस 1945। ये भी आज के समय में डिबेट का मैटर हो गया है कि यूएस और रसिया आर्म्स कंट्रोल प्रोसेस ने हेल्प करी है कि आप जो है प्रिजर्व कर रख सकते हैं, और वेदर इट वाज जस्ट प्लेन लक, बट द फैक्ट इज दैट ह्यूमैनिटी हैज सर्वाइव 75 ईयर ऑफ द न्यूक्लियर एज विदाउट ब्लोइंग इटसेल्फ अप। कुछ ना कुछ तो अच्छा हुआ है, तभी तो देखेंगे आप 75 साल हो चुके हैं, अभी तक किसी प्रकार का न्यूक्लियर यूज़ नहीं हुआ है युद्ध वगैरह में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ हम डिस्कस करने वाले हैं ये भारत और म्यांमार के रिलेशनशिप को बताती है। तो पार्टिकुलरली यहाँ पर जो अवैध प्रवासी लोग हैं ना, उनके लिए थोड़ी सी मुश्किलें खड़ी होने वाली हैं, क्योंकि भारत चाहता है कि म्यांमार से जो अवैध लोग आ रहे हैं हमारे इंडिया में, यहाँ की रिसोर्सेज का यूज़ कर रहे हैं, उसको रोका जा सके। ऐसे एरिया जहाँ पर फ्री मूवमेंट हुआ करता था, उस एरिया को हो सकता है अब सरकार बाड़बंदी का काम करेगी। भारत म्यांमार सीमा, इंडिया म्यांमार बॉर्डर के आसपास जितने भी रह रहे लोग हैं, इनको एक दूसरे देश में बिना वीज़ा के 16 किलोमीटर तक जाने की अनुमति देने वाली मुक्त आवाजाही व्यवस्था, फ्री मूवमेंट रिजीम, शॉर्टकट में इसको FMR बोला जाता है, इसको बहुत जल्दी ख़त्म किया जाएगा। भारत म्यांमार सीमा पर फिलहाल मुक्त आवाजाही की व्यवस्था है। मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश से गुजरने वाली 1663 किलोमीटर लंबी भारत म्यांमार सीमा पर फिलहाल ये कानून चलता है। इसे भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के अंतर्गत 2018 में हमने लागू करे थे। FMR व्यवस्था के अंतर्गत पर्वतीय जनजाति का हर सदस्य जो भारत या म्यांमार का नागरिक है और सीमा के किसी भी ओर 16 किलोमीटर के दायरे में रह रहा है, बॉर्डर पास दिखाने पर सीमा के आर पार आप जा सकते हैं और 2 सप्ताह तक वहां ठहर सकते हैं। इस बॉर्डर पास की वैधता लगभग साल भर की होती थी। अब लेकिन सरकार सोच रही है कि हम पूरी जो हमारी सीमा है वहाँ पर बाड़ लगाने का काम करेंगे। तो अगले 4.5 साल में बाड़ लगाने का काम पूरा हो जाएगा। सीमा पार से आने वाले किसी भी व्यक्ति को इसके लिए वीज़ा लेना पड़ेगा, तब जाकर के आप आना जाना कर पाएंगे। ये जो कानून में बदलाव हो रहा है, अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को पूर्ण विराम लगाने के लिए ही ये काम उठाया गया। साथ ही साथ में जो मादक पदार्थ हैं, दारू है, गांजा, चरस, बीड़ी, सिगरेट, सोना की तस्करी, ये सब जो हो रही है, इंसानों की भी तस्करी होती होगी, इसको रोका जा सके। इसके बाद आगे यदि देखें ना, तो एक रिपोर्ट के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि वुमेन एम्पावरमेंट की बात करती है। आज की कंडीशन ऐसी है, आप ये देखिए, रिपोर्ट बता रही है कि 1/5 ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन कंट्री लैक सेपरेट टॉयलेट फॉर वुमेन। एक रिपोर्ट का कहना है 1/5 ऑफ डिस्ट्रिक्ट, एग्जाम्पल के तौर पर यदि टोटल भारत में 10 डिस्ट्रिक्ट हैं, तो इसका जो 1/5 हिस्सा है, ठीक है, 5 दूनी 10, मतलब 10 में से 2 टॉयलेट ऐसी हैं जहाँ 2 कोर्ट ऐसे हैं जहाँ पर महिला टॉयलेट की व्यवस्था नहीं करी गई है। हर 5 में से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में महिलाओं के लिए टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है। ये 2023 का भारत है, चांद पर पहुंचने वाला भारत है, और भी अंतरिक्ष में जो जो चीज़ें आप जा रहे हैं, उतना आगे पहुंचने के बावजूद भी हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आज के समय में इतना ज़्यादा ख़राब है। इसके साथ साथ में यदि सरकार टॉयलेट बना भी देगी ना, तो उनकी साफ़ सफाई को मेंटेन वो नहीं कर पाती है। एक बार बनाने के बाद, पैसा खर्च करने के बाद कोई वहाँ पर ध्यान भी नहीं देता है। ये ऐसी कंडीशन चलते आ रही है। लगभग देखा जाए तो हर 5 में से एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में हमारे देश में
सेपरेट टॉयलेट नहीं बनाए गए हैं महिलाओं के लिए। ये एक रिपोर्ट है जिसको पब्लिश किया गया था बाय द सेंटर फॉर रिसर्च एंड प्लानिंग ऑफ द सुप्रीम कोर्ट रिसेंटली। इसको तैयार किया गया है केंद्र सरकार के द्वारा, ठीक है, ताकि रिसर्च एंड प्लानिंग हो सके सुप्रीम कोर्ट के लिए हाल फिलहाल में। रिपोर्ट का नाम है स्टेट ऑफ जुडिशरी। ये बताती है कि कितनी ज़रूरत है वुमेन फ्रेंडली टॉयलेट्स की, स्टेटिंग दैट द सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन हैव बीन प्रोवाइडेड ओनली 6.7% ऑफ द टॉयलेट मीन्ड फॉर वुमेन। मात्र 6.5% ही नैपकिन वेंडिंग मशीनें महिलाओं तक पहुंच हासिल कर पा रही हैं। इतनी हालत ख़राब है हमारे देश की। कुल मिलाकर के देखा जाए तो यहाँ जो पिक्चर खड़ी हो रही है वो काफ़ी ग्रीम है, काफ़ी भयानक पिक्चर सामने आती है। ये जो डाटा लिया गया है नेशनल जुडिशियल डाटा ग्रिड की बात करें तो जो रिपोर्ट का कहना है कि जबकि 19.7% ऑफ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट डिड नॉट हैव सेपरेट टॉयलेट फॉर वुमेन एज ऑफ 25 सितंबर 2023 का ये डेटा है। इसके अलावा जो एग्जिस्टिंग वाशरूम हैं इनकी तो और भी ज़्यादा ख़राब कंडीशन चल रही है। रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि जो टॉयलेट है कोर्ट में आर ऑफन फाउंड विथ ब्रोकन डोर एंड लैक रेगुलर वाटर सप्लाई। दरवाज़ा टूटा हुआ है, खिड़की टूटी हुई है, पानी की सप्लाई नहीं आ रही है, साफ़ सफाई नहीं हो रही है, महक आ रही है, दुर्गंध आ रही है। इस प्रकार की व्यवस्थाएं कोर्ट में हमको देखने को मिलती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है जो टॉयलेट है ना इनको अटैच कर दिया जा रहा है जुडिशियल ऑफिसर्स के चैम्बर के साथ में, एंड बोथ यहाँ पर मेल एंड फीमेल जजेस रिक्वायर्ड टू शेयर ए कॉमन वाशरूम। वहाँ पर महिला भी जाएगी, वहाँ पर पुरुष भी जाएगी। इस प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ ही साथ रिपोर्ट में ये भी बोला जा रहा है कि कुछ कुछ एग्जाम्पल तो ऐसे भी होते हैं जबकि जजेस पर्सनली हैड टू इंगेज स्वीपर्स एंड क्लीनर टू इंश्योर क्लीनलीनेस एंड हाइजीन। तब जाकर के साफ सफाई हो पाती है। ऐसी व्यवस्था है हमारे देश की। पेरेंट डिस्ट्रिक्ट की बात करें नागालैंड की, नो मेंटेनेंस फैसिलिटी वाज इंगेज टू क्लीन द टॉयलेट। यहाँ पर कोई मेंटेनेंस की फैसिलिटी ही नहीं है जिसके माध्यम से टॉयलेट को क्लीन किया जा सके। यहाँ के जो स्टाफ मेंबर हैं वो अपने आप खुद ये इंश्योर करते हैं कि वाशरूम साफ़ सुथरा रहे। ऐसी व्यवस्था नागालैंड में हमको देखने को मिल जाता है। इसके साथ ही साथ में ये भी पता चला है रिपोर्ट में कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है यहाँ पर कोई भी टॉयलेट नहीं बनाया गया है ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए, एंड एम्फेसाइज द नीड फॉर जेंडर इंक्लूसिव टॉयलेट इन एवरी कोर्ट कॉम्प्लेक्स। और जोर दिया जाता है कि प्रत्येक कोर्ट कॉम्प्लेक्स में जेंडर इंक्लूसिव टॉयलेट होना चाहिए। इस रिपोर्ट में बोला जा रहा है कि केरला की बात करें जहां पर वाशरूम फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन आर अवेलेबल ऑन ए शेयरिंग बेसिस विथ पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़। यहाँ पर व्यवस्था जो करी गई है यहाँ पर विकलांग लोग और ट्रांसजेंडर लोग दोनों के लिए एक ही टॉयलेट बनाया गया है। उत्तराखंड की बात करें यहाँ पर 4 वाशरूम हैं ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए अक्रॉस स्टेट की बात करें। वहीं तमिलनाडु में इस प्रकार की जो फैसिलिटीज़ हैं केवल 2 डिस्ट्रिक्ट में ही देखने को मिलती है, चेन्नई एंड कोयम्बटूर में।